नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही थी उसका ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम वर्णमाला के यत्न, प्रयत्न, उच्चारण स्थान और स्वर व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या जितने भी क्वेश्चंस पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हैं या संभावना है, उन सब का समावेश इस टेस्ट सीरीज में किया गया है। इसमें लगभग 35 क्वेश्चन हैं जो आपके वर्णमाला टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपको वर्णमाला से संबंधित पूर्ण जो आपका मूल्यांकन है वो करने में सहायता प्रदान करेंगे। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन ए शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। दोस्तों, वर्ण होती हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेंगे तो उसका आंसर भी वर्ण होगा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तब भी वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो वो ध्वनि होगी। और भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोस्तों ध्यान से सुनना, अर्थ के आधार पर तो वो होगी शब्द। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वाक्य, क्योंकि जब तक वाक्य नहीं बनेगा तब तक उसका भाव नहीं निकलेगा, और जब तक शब्द नहीं बनेगा तब तक उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए, और आप इनको ज़रूर अपने गहन में रखिए, अपने दिमाग में ज़रूर इनको रखिए, इसलिए आपको भविष्य में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, जिसमें हम स्वर फिर व्यंजन सब कुछ व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, उसको वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से खंटे ध्वनियाँ कौन सी। दोस्तों, जो उच्चारण स्थान होता है हमारा, उसके आधार पर यह पूछ रहे हैं। उच्चारण स्थान में होते हैं खंटे, तालु, मुर्दा, खंटी होता है इसमें, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। दोस्तों, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, इसलिए अभी इसे आपको समझने के लिए। तो दोस्तों, खंड में क वर्ग आता है, तालु में च वर्ग, मुर्दा में ट वर्ग, दंत में त वर्ग और ओष्ठ में प वर्ग, कंठोष्ठ में ऐ और औ, और दंतोष्ठ में ओ और ओ। तो इसमें खंड में से क वर्ग आए तो क वर्ग के क और ख, इसका राइट आंसर होगा क और ख। खंडे ध्वनियाँ कौन सी है, क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी मूर्धन्य, तो क वर्ग का खंड, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धन्य मुर्दा। ट वर्ग के जो इसमें वर्ण होंगे वो मूर्धन्य व्यंजन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी। निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन से हैं। दोस्तों, अलप प्राण जो हमारी प्राण वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अलप प्राण और महाप्राण। उसमें से अलप प्राण 1, 3, 5 वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण अलप प्राण होता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा। दोस्तों, इसमें से 1, 3, 5 कौन सा है, नहीं है, क एक होता है और क ख 2, ग तीसरा है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न में से नासिक व्यंजन होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन होता है। इसमें 5वां वर्ण है जो च वर्ग का 5वां वर्ण है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। आई और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों, आपने गुण संधि पढ़ी होगी, तो उसमें आई का निर्माण किस प्रकार होता है, अ प्लस
ई या ई, इधर भी अ या आ, दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आई। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, खंड, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, खंड तालु। इसका राइट आंसर होगा डी, खंड तालव्य। ऐ और ऐ वर्ण खंड तालव्य वर्ण भी कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? वे वर्ण जो हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन है उनके साथ उनका योग नहीं होता है, उन्हें अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, अंग और अह। इसे अनुस्वार और इसे विसर्ग कहा जाता है। दोस्तों ये व्यंजनों के पीछे जुड़कर अपना योग देते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह ध्वनि भी कहते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। किस शब्द में एक ही वर्ण दो बार आया हुआ है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। इसमें ल, दिल्ली में जो ल है वो दो बार आए हैं, जैसे उत्तर में भी दो बार था। इस प्रकार जो वर्ण दो बार आता है, एक वर्ण तो उसमें हलंत वाला होता है, एक पूरा वर्ण होता है, वो द्वितीय वर्ण होता है। इसमें दिल्ली में द्वितीय वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? जो ध्वनियाँ नवीन विकसित हुई हैं, जिनको हम आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं, विदेशी भाषा की ध्वनियाँ भी कहते हैं, वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ख और ग। इनके नीचे जो बिंदु लगाए इसको नुक्ता बिंदु कहते हैं। दोस्तों हमारी वर्णमाला में 6 ध्वनियाँ हैं जो आगत ध्वनियाँ हैं, दूसरी भाषा से ली गई है। एक तो अंग्रेजी की है, और एक है क, ख, ग, ज और फ। ये पांचों ध्वनियाँ अरबी पारसी भाषा की हैं जो आगत ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि ये अरबी पारसी से ली गई हैं। इसलिए आपका एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण आगत ध्वनियाँ हैं? 6 है इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष, अघोष और घोष। घोष को सघोष भी कहते हैं। अघोष 1, 2 प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष, और 3, 4, 5 घोष। दोस्तों आप इसमें से देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का अघोष 1 और 2 अघोष होते हैं। इसमें से ख 2 नंबर का है, च 1 नंबर का है, और म 5 नंबर का है, ठ नंबर का है। दोस्तों तो इसमें से हमको निकालना है घोष वर्ण, तो 3, 4, 5 में से देखने तो 5 नंबर में कौन सा है? सी, म एक सघोष या घोष वर्ण है। क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? दोस्तों हमने भी बात की थी, ये ध्वनियाँ अरबी पारसी की हैं। इनको हम आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं, जो हमारी वर्णमाला में जुड़ गई है। 14 क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि यह क प्लस स से मिलकर बने, इसलिए इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों क है, उसके बाद स का क्रम आता है हिंदी शब्दकोश में। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कसम क और स से मिलकर बना है, तो क का वर्ण निकलने के बाद में ख का नहीं आएगा क्रम, बल्कि कस का आएगा, क्योंकि इससे मिलकर कस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? दोस्तों ये भी एक संयुक्त अक्षर है, इसका निर्माण जे और गे से मिलकर बना है। अगर इसमें हलंत लगाएंगे तो इधर अ भी निकलेगा। अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों हमने चर्चा की थी, अघोष वर्ण किनको कहते हैं? जो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है। दोस्तों इनमें से वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कौन सा है? दोस्तों इनमें से अगर हम अ को देखेंगे तो ये स्वर है, और दोस्तों स्वर होते हैं जो सघोष वर्णों के साथ आते हैं, और जो इनमें से देखेंगे तो ये नहीं है, क्योंकि ये तीसरा वर्ण है, और ये ह
है जो घोष वर्णों के साथ आता है। सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व, ह, ये सभी घोष वर्णों के साथ आते हैं। और जो ये स, ह, ये होते हैं उसमें व्यंजन। इनमें से ह, स, श और ह। तो ह है जो भी सघोष वर्णों के साथ आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा स, क्योंकि स ही एक ऐसा वर्ण है जो इनमें से जो अघोष है। 18वां क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों ग, क, ख, ग और ग, ये क वर्ग का वर्ण है, इसलिए क वर्ग का वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा होता है? खंटे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों ये है जो एक संयुक्त व्यंजन है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है? ज, दन, ञ मिलकर, हलंत वाला य और य मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दोस्तों खंड, तालु, मूर्धा, दंत, क, च, ट, त, प। इसका कंठ, इसका तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत। त वर्ग होता है जो पूरा दंत, जिसका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से त वर्ग का वर्ण कौन सा नहीं है? तो त का है, ए भी है, ए भी है, और ट है जो नहीं है, क्योंकि यह ट वर्ग का वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य, मूर्धा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, ट। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आपको अ दिखाई देगा उनको अकारांत, उ दिखाई देगा उकारांत, ई दिखाई देगा तो इकारांत। इस प्रकार आपको जो भी मात्रा दिखाई देगी वही उसका आकार। जैसे अ है तो इसको बोलेंगे हम आकार, आकार से अंत होगा तो अकारांत। प्रत्येक वर्ण को, जैसे क है तो इसको बोलेंगे ककार। इस प्रकार जिस भी वर्ण से अंत होगा उसके पीछे अंत लगा देंगे, और जो वर्ण होता है उसको, जैसे अ है तो अकार, आ है तो आकार, इस प्रकार आकारांत, अकारांत, उकारांत ये सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, श वर्ण किसके योग से बना है? हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, क वर्ण किसके योग से बना है? इसका राइट आंसर होगा ए, क और श से। हमने उत्तर देख लिया था, डी है। आपको बताते हैं हम कि 13 कैसे हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, औ, री, ऐ और औ, इनको हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। अगर हिंदी में वर्णमाला की संख्या पूछे तो स्वरों की हिंदी वर्णमाला में तो 11 हो गई, और कुल पूछे तो ये भी आएगा, अंग और एक अह, ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये कुल मिलाकर इस प्रकार 13 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, ओ, ऐ और अंगे, तो इसमें से ये स्वर नहीं है, आपको पता ही होगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग का वर्ण नहीं, मतलब दोस्तों ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठ है, ढ है और न भी है, और ग जो घ एक क वर्ग का वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? दोस्तों जो हमारी जीविया होते हैं उसमें स्वरों का क्रम होता है, ये जैसे जीविया है, इसको बोलेंगे अग्रभाग, इसको मध्य भाग, इसको पश्च भाग। ये पूछ रहा है पश्च भाग में नहीं। दोस्तों जो मध्य भाग होता है उसमें अ वर्ण आता है ओनली। दोस्तों जो 3 के जैसे आकार वाले वर्ण होते हैं, अ को छोड़कर, जैसे अ को छोड़ने के बाद आ, उ, औ और औ, ये सब पश्च वर्ण है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर में आने वाले सभी पश्च होते हैं। और बचे हुए ई और ऐ, ये है अग्र स्वर। दोस्तों आप समझ गए होंगे
जो 3 के जैसे आकार वाले वर्ण होते हैं, अ को छोड़कर वो सब पश्य स्वर में आते हैं, और जो अ है वो मध्य में आता है और बचे हुए सब अग्र स्वर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? दोस्तों हमने अभी चर्चा की थी, जो ये वाले अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोग्य ध्वनि है, तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ए विसर्ग। 28 से 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा। दोस्तों हमने चर्चा की थी कंठ, तालु, मुर्दा, दंतोष्ठ। जो क वर्ग है उसका कंठ, च का तालु, ट का मुर्दा, इस प्रकार का चटा तपा और खंड तालु मुर्दा दंतोष्ठ। तो दोस्तों 6 ध्वनि किस में आते हैं? इसमें। तो इसका उत्तर होगा तालव्य। तालव्य व्यंजन दोस्तों अभी चर्चा की। तालव्य व्यंजन कौन से? च वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं उनको तालव्य कहते हैं। च, छ, ज, ज और ञ। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? दोस्तों य, र, ल, व के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों य और व इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और जो र है इसको लुंटित या परकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। और दोस्तों जो ल होता है इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक क्योंकि इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है उसके दोनों साइड से हवा निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है। दोस्तों अनुनासिका जो नाक के पीछे पीछे, जो नाक के साथ साथ में कार्य करते हैं उसको, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी नाक। इससे सबसे पता चलता है नाक और एक मुंह, नाक के पीछे पीछे जो साथ में या पीछे, अनुनासिक, इसलिए इसमें नाक और मुंह दोनों आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की थी, जो प्रत्येक जो वर्ग होता है क, च, ट, त, प का, उनका जो पांचवा जो वर्ण होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा वर्ग का पंचमाक्षर। क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन आया था हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की कितनी संख्या होती है, तो उसका राइट आंसर क्या था? 13। मैंने बताया भी था कि अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछे तो 11 और कुल पूछे तो 13। समझ गए होंगे दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 34 कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कौन सी ध्वनि का? कंठोष्ठ। दोस्तों कंठ और ओष्ठ ये उच्चारण स्थान के आधार पर है। दोस्तों कंठ में कौन सा वर्ण आता है? ओष्ठ में कौन सा आता है? ओष्ठ में ओ। अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? औ या औ। तो इनमें से औ किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? इसका राइट आंसर होगा और। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि ल है जो एक पार्श्विक ध्वनि है, और जो र होता है उसको परकंपित ध्वनि कहते हैं, क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंपन करती है, और इसको हम लुंटित ध्वनि भी कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। ये 35 जो क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इनमें से आप अपनी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और आप अपना खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी जो व्यक्ति हैं जो हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे अपनी मूल्यांकन को देख सके, अपनी जानकारी को चेक कर सके कि मुझे कितना याद है।
दोस्तों सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूज है, उत्तर में कन्फ्यूज है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, किसी भी जगह डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं निसंकोच। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतने काफ़ी। थैंक